तो सामान्य तौर पे सबके अंदर में यह थॉट होती है कि जो जवाब मैंने दिया, यदि मैं उससे और बेहतर जवाब देता या ये कहता मैं इसकी जगह पे, तो शायद ज्यादा बेहतर होता, ये सब लोग सोचते हैं। तो हम लोग उन चीजों का लाइव एक्सपीरियंस आज सुनेंगे, जो कि हम यह प्रयास करेंगे कि प्रत्येक संडे को या सैटरडे को हम इस तरह का एक सेशन करें, जिसमें जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिन्होंने ऑलरेडी खुद से इंटरव्यू फेस किया है और वहां पे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए और उन्होंने क्वेश्चंस को टैकल किया है, किस प्रकार से टैकल किया है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी राजभाषा के पदों से संबंधित इंटरव्यू के लिए, और उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक वीक में एक सेशन हम करेंगे, और उसके अतिरिक्त आने वाले समय में हम लोग मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करेंगे। इसी मॉडलिटी में पूरा 60 डेज का हम लोगों ने एक कंप्लीट शेड्यूल तैयार किया है कि 60 डेज के अंदर में हम जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी ने प्रोमलगेट किया था, जो टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने थे रिटन एग्जाम में पूछे गए, और बाकी जो टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को 60 क्लासेस में 60 सेशंस में बांट करके, और हम लोगों ने पूरे शेड्यूल के हिसाब से हम लोग इसकी तैयारी इस प्रकार से कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में हम सब लोगों के बहुत चहेते हैं श्री जयप्रकाश झा जी। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि वे सारे लोग जो इस सेशन में आज हैं, जिन्होंने रिटेन क्वालिफाई किया है, क्योंकि झा जी जब हम रिटेन की प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौरान भी कई बार वे आए थे और उन्होंने कई बार हमारा मार्गदर्शन किया था। तो उन्हें आप लोग जरूर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। और आज फिर से झा जी हमारे बीच में हैं, और झा जी स्वयं यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किए हुए हैं। तो किस तरह के प्रश्न उनसे हुए और किस तरह से उन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया, और किस तरह से प्रश्नों को जवाब देने के बाद उन्हें बाद में लगा इंटरव्यू बोर्ड से बाहर आने के बाद कि अरे नहीं, इसको मैं इस प्रकार से बोलता तो शायद और इफेक्टिव होता, ये सामान्य तौर पर होता है। इन सारी बातों के ऊपर ये तो है ही, इसके अलावा भी उनके पास काफी लंबा अनुभव है, बहुत वाइड इन चीजों को लेकर के उनके पास में एक कवर्ड नॉलेज है, जिसको वे आपके साथ में शेयर करेंगे। इंटरव्यू को लेकर के बहुत ही एक्सटेंसिव प्रिपरेशन उन्होंने स्वयं भी करी है। तो जो व्यक्ति खुद कोई काम कर रहा होता है या कर चुका होता है, वो आपका बेहतर मार्गदर्शक, वही आपका बेहतर मार्गदर्शक वस्तुतः हो सकता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर कि किस प्रकार से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किन किन विषयों पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है, किन किन विषयों को ध्यान में रख करके आपको अपनी तैयारी करनी है, तैयारी में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इंटरव्यू के वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सारी बातों के बारे में झा जी हमें बताएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज उनका समय है। मैं तो आपसे रोज ही बात करता हूं, तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के झा जी का स्वागत करें, और झा जी अब यहाँ से इस सेशन को आगे बढ़े। धन्यवाद अभिषेक जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, बढ़िया आवाज आ रही है। चलिए, आपने तो बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मैं उतना जानकार आदमी नहीं हूँ जितना आप कह रहे हैं। मैं एक सामान्य राजभाषा का विद्यार्थी हूँ, और मैं भी आप लोगों के साथ, आप लोगों के सानिध्य में चीज़ों को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मेरी बात ये है कि 75% आपका काम हो चुका है। ठीक है, 75% आपने लिखित में जो लिख दिया है, ठीक है, तो मतलब 3/4 वो हो चुका है। अब केवल 25% की तैयारी है। मतलब ये मैं एकदम सही सही आपको बता रहा हूँ। यदि ये एग्ज़ाम का वेटेज रिटन और इंटरव्यू का 50-50 होता, तो आपकी आधी लड़ाई अभी बाकी थी। 75% आप जो है उस श्रेणी में आ चुके हैं। अब आपके पास 25% को बेहतर से बेहतर करने का विकल्प है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इसमें से हो सकता है कि कुछ लोगों का चयन न हो, और कुछ लोगों का बहुत अच्छे अंकों के साथ चयन हो। तो चयन होना और चयन न होना आपके लिखित परीक्षा में आपका जो प्रदर्शन है उस पर 75% निर्भर करता है। साक्षात्कार में आपके पास केवल 25% जो है वो मौका है। तो 1% मौका भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो इस 1% मौके को भी गंवाना नहीं है। अभी 25% समय है, तो 25% में आप अपना सर्वोत्कृष्ट दें। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि कई बार होता है कि तैयारी के क्रम में हम बहुत ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं और साक्षात्कार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अंततोगत्वा जब हमारा कहीं चयन नहीं होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, धक्का लगता है, और कई दिन तक हम सहज नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा कुछ दिल छोटा बड़ा करने जैसा नहीं है। 75% मामला लॉक हो चुका है, ठीक है। 25% में आपको अब जो है अपना सर्वोत्कृष्ट देना है, और उस तैयारी में पूरा मॉड्यूल अभिषेक जी ने तैयार किया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको बहुत कुछ मिलेगी जानकारी, और आप खुद को और बेहतर बना पाएंगे, ऐसी मेरी आशा और ऐसी मेरी आकांक्षा भी है। साक्षात्कार के विषय में सीधे मैं अपना अनुभव बोलने लगूं तो मतलब क्या कहें हम। मुझे लग रहा है कि मैं बता दूं आपको कि आपका जो बायोडाटा है वो वो जानकारी है जो बोर्ड के पास मौजूद होती है, और वह जीवन वृत्त आपके और साक्षात्कार बोर्ड के बीच की संयोजक कड़ी होती है। वह आपको साक्षात्कार बोर्ड के साथ जोड़ती है। उसी में कुछ बिंदु होते हैं, अनुभवी लोग उन बिंदुओं को पकड़ लेते हैं और वहां से सवाल बनना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि एक प्रतिभागी से उसके स्थान विशेष के बारे में और उसकी संस्कृति और भाषा के बारे में ज़्यादा पूछा गया, और हो सकता है कि अगले प्रतिभागी से केवल साहित्यिक चर्चा की गई, अगले प्रतिभागी से केवल व्याकरणिक बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई। तो कभी भी अनुमान नहीं लगाना है। जैसे अनुमान हम लगाकर चलते हैं, अरे इसको ये पूछ रहा है तो हमको भी ऐसा ही पूछा जाएगा, तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। हमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता है कि साक्षात्कार होने के बाद वो बाहर जा रहे हैं, तो पहले दिन पूछने का जो तरीका है और दूसरे दिन पूछने के तरीके में अंतर हो ही सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी समग्र रूप से करें। समग्र रूप से तैयारी करें कहने का ये तात्पर्य है कि अपना बायोडाटा, अपने आपने जो जानकारी दी है, जो जन्म स्थान आपका है या आपकी जो मातृभाषा है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आपके जो विश्वविद्यालयों का नाम है, ठीक है। तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि विश्वविद्यालय नामचीन विश्वविद्यालय है तो स्वाभाविक रूप से जो है ध्यान उन विश्वविद्यालयों पर जाता है। यदि कोई सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है, या स्वच्छता सर्वेक्षण में कोई शहर, या फिर वायु गुणवत्ता जो कि सितंबर माह में ही जारी हुई है, तो उसमें कोई शहर है, आपके शहर का नाम उस सूची में है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है आपका शहर, और आपके लिए उससे सवाल जो है पूछा जाना लाजमी हो जाता है। जैसे आज ही का दिन आप लें, तो आज के दिन में यदि आज साक्षात्कार अगले दिन हो या परसों साक्षात्कार हो 3 अक्टूबर को, तो आज जैसे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ स्वच्छता अभियान के तहत, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आज 1 तारीख 1 घंटा अभियान चलाया गया, जिसमें सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों, निगमों, उपक्रमों, बैंकों, सभी के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी अपनी जगहों पर 1 घंटा जो है सफाई के कार्यक्रम में आज भाग लिया। तो ये वह काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो 1 दिन 2 दिन पहले का और उस दिन विशेष का प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण बन जाता, समाचार पत्र महत्वपूर्ण बन जाता है। मैं बस यदि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपना अनुभव केवल साझा कर दूं, तो मैं अपने अनुभव पर सीधे फोकस करूंगा, या साक्षात्कार के विषय में जो मुझे विशेषज्ञों से सूचना मिली और मैंने जो तैयारी की उसके बारे में चर्चा करूं? किस बारे में आप सुनना चाहेंगे? कोई 2 प्रतिभागी पहले बताएं, मैं उस दिशा की ओर बढ़ना ज़्यादा पसंद करूंगा। सर दोनों पे प्रकाश डालते तो ज्यादा अच्छा था। नमस्कार देखिए सर। सॉरी जी नमस्कार।
आप जैसे अभी आपने प्रकाश शब्द का उच्चारण किया, आपने प र और क में आ की मात्रा और दंत स्व, ऐसे आपने प्रकाश बोला है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के या अनुवाद अधिकारी होने के नाते आपसे अपेक्षित है कि आप प्रकाश बोलें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके जी सर। उच्चारण भी मायने रखते हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो गलतियां करते हैं, वो चाहे वर्तनी की हो या उच्चारण की हो, वो गलतियां ही अंततोगत्वा साक्षात्कार में उभर कर सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। मेरे साक्षात्कार में मुझसे जो प्रश्न पूछा गया, तो असल में मेरा साक्षात्कार बहुत ही मतलब 2 सेशन के बीच का सेशन था मेरा। लगभग 3:30 बजे के आसपास शुरू हुआ, चाय का समय था। तो उसके बाद मुझे दौड़ करके मतलब ऐसी स्थितियां हुई, बारिश हो रही थी कि मुझे मतलब दौड़ करके पहुंचना पड़ा बोर्ड के सामने। और उस जो व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे सीधे धकेल दिया, ऐसे बोले कि जाओ। मैं बोला यार ना सहज होने दिया मुझे, ना सीढ़ियों से चढ़कर मैं ऊपर आया हूँ, और देखो कैसे मतलब सहज ही नहीं हो पा रहा हूँ और ये मुझे अंदर धकेल दिया। मैंने अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद उन्होंने कहा कि आपने जो अपने साथ सामग्री लाई है, जो आप कुछ लिखते हैं, कहीं कुछ आपका छपा है, कोई रचना छपी है या कोई संग्रह है, तो वो ले जाने की केवल अनुमति होती है। बाकी कोई दस्तावेज आप अपने साथ साक्षात्कार बोर्ड के पास नहीं ले जा सकती हैं। आपका बेल्ट वगैरह भी आपके साथ नहीं जाता है, ठीक। तो मैंने वो सामग्रियाँ साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों में बांट दी। सबसे पहले अध्यक्ष महोदया को जो मेरी रचनाएं थी वो उनके हाथों में दी, उनके टेबल पर रखी। उसके बाद 2 सदस्य थे, उन दोनों को और 2 रचनाएं थी, वो भी उन्हें दे दिया। तदुपरांत मुझसे पूछा गया, छायावाद आपने विशेष पत्र के रूप में पढ़ा है, बताइए छायावाद क्या है। तो मैंने जो जवाब दिया वो डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। और जैसे ही ये विद्रोह शब्द वो सुने, उन दोनों के कान खड़े हो गए सबके कि अरे भाई क्या बोल रहा है। तो अब मुझे लगता है, फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा इतना नहीं, थोड़ा सा छायावाद और रहस्यवाद में अंतर बताइए। तो फिर मैंने कहा कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में जिस रचना में पड़े और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़े, तो उस रचना में छायावाद माना जाता है। और रहस्य जो है वो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि रहस्यवाद है, रचना में रहस्य का बोध होता है। तो ये मैंने सवाल पूछे। अब मुझे लगता है कि जब उन्होंने कहा कि उतना हाई लेवल का नहीं, तो मुझे असल में चाहिए था कि मुझे बताना था कि ये जो हमारा शरीर है वो स्थूल है, और हमारे अंदर जो मानवीय भावनाएं हैं, दया है, सहृदयता है, प्रेम है, वो क्या है, सूक्ष्म है। तो छायावाद इस स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो यदि मैं अपने उस परिभाषा, जो डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा थी, उस परिभाषा का ही को ही ढंग से व्याख्यायित करता, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। अब मैं अपना स्वयं का जब मूल्यांकन करता हूँ तो मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे छायावाद के कवियों के बारे में पूछा गया और उनकी रचनाएं और रचनाओं का अर्थ पूछा गया। अब मैंने जवाब दिया। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कहा, अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। निराला की पंक्ति कही मैंने, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी जन भाई। तो मतलब जो प्रश्न पूछा गया, तो वो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि 12 आना 75% जो है वो संतुष्ट दिखे। उसके बाद उन्होंने अगले बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। अगले बोर्ड ने मुझसे, चूंकि मैं मूल रूप से मधुबनी का हूँ, तो उन्होंने कहा कि यात्री नाम से जो कवि हैं उनकी रचना बताइए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फिर मैंने कहा कि वैद्यनाथ मिश्र जी जो नागार्जुन के नाम से हिंदी में लिखते हैं, तो बोले नहीं नहीं,
आप यात्री की रचना बताइए। तो यहाँ ध्यान देना है और मैंने दिया और मैंने कहा कि यात्री नाम से नागार्जुन मैथिली में लिखा करते थे और नग्न पातक गाछ उनकी एक रचना है, तो उससे वो संतुष्ट हुए। उसके बाद उन्होंने जो है और भी कुछ सवाल जो है शब्दावली से पूछे। फिर मुझसे पूछा गया कि अनुच्छेद 351 बताइए। तो मैंने अनुच्छेद 351 का को पूरी रफ्तार में कहा और उसके पहले ही भाग पर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगले बोर्ड ने मुझे डोगरी भाषा के बारे में पूछा, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। और मतलब कश्मीर की भाषा है ये मैं जानता था, लेकिन उस वक्त तत्काल याद करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा कि ये कश्मीर के पर्वतीय पाद प्रदेश की भाषा है, पर्वत का जो निचला हिस्सा है। ठीक। उसके बाद उन्होंने सिंधी भाषा के बारे में जानकारी मांगी, तो मैं जो जानता था वो मैंने उन्हें बताया। और मुझसे गलती हुई कि उन्होंने कहा कि पंजाबी अष्टम अनुसूची में है, और तो मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा वाइटल मिस्टेक जो जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती जिसको कहते हैं, वो गलती हुई मुझसे कि थोड़ा सा भावावेश में आकर के कहिए या अति उत्साह में मैंने जो है ये गलत जवाब दिया। तदुपरांत वो सर 55 माफ कीजिएगा सर, आवाज आपका थोड़ा मतलब कट कट के आ रही है सर। कट कट के नहीं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें नेटवर्क की समस्या है। अब आ रही है आवाज? हेलो। जी सर। जी सर। यस सर, क्लियर हाँ ठीक। क्लियर। हाँ ठीक है। तो उन्होंने पूछी पंजाबी भाषा के बारे में मैं था, तो पंजाबी भाषा के बारे में मैंने गलती की वहाँ। उन्होंने पत्तन के बारे में पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि अष्टम अनुसूची में भाषा सम्मिलित होने से क्या मिलता है, क्या होता है। तो मैंने कहा कि भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार होते हैं, अतिरिक्त निधियां मिलती हैं और अनुवाद का कार्य होता है, ताकि जो है भाषा और ज़्यादा समृद्धशाली हो सके। और इन बातों के साथ जो है मेरा साक्षात्कार समाप्त होता है। तो मैं जो अपना मूल्यांकन करता हूँ, तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, क्योंकि साक्षात्कार मेरा अच्छा रहा, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। हो सकता है कि लिखित परीक्षा में मैं एक दो अंकों से शायद चूका हूँ, इसलिए मेरा नाम अंतिम सूची में नहीं आ पाया। तो ये मेरे साथ ये मेरी स्थिति है। और मैं आप सबसे इसलिए गुजारिश करूंगा कि लगभग कितना मिनट चला, 17 मिनट के आसपास साक्षात्कार, लगभग 17 से, हाँ 17 मिनट के आसपास ये साक्षात्कार चला। और चूंकि वो अंतिम समय था ना, मेरे बाद एक अंतिम प्रतिभागी थे, तो जो अंत का समय होता है तो उसमें थोड़ा सा हो ही जाता है कि नहीं अब जल्दी खत्म करना है। ठीक है। तो इस मामले में अभिषेक जी मुझसे ज़्यादा धनी रहे और उनसे बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ सवाल पूछा गया और काफी सरल सहज होकर के उन्होंने उत्तर दिया। मैं तो इधर से दौड़ के गया था, मतलब इसलिए मैं आपको ये अपनी घटना सही सही इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना है मानसिक रूप से। ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको भी दौड़ना पड़े, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत आसानी से आप इंतजार करें और आपको मतलब अंदर प्रवेश मिले और आपका साक्षात्कार अच्छा जाए। एक चीज, दो चार चीजें जो मैंने थोड़ी सी लिख करके रखी थी, यदि आप लोग कहें तो मैं उसको बताना चाहूंगा कि किसी भी विषय पर संक्षिप्त जानकारी देनी है। ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। हो सकता है कि वो आपका पसंदीदा विषय हो, बावजूद इसके अपने आप को संभाल कर रखना है, संयमित रहना है। जितना ज्ञान रहे उतना ही उस विषय पर बोलें, बहुत ज्यादा न बोलें। ज्यादा दिखावा नहीं करना है, ज्यादा बखान नहीं करने जाना है। कभी कभी हमको, जिस मान लीजिए कोई पसंदीदा विषय होता है तो हमको लगता है कि नहीं इस पर हम ज्यादा बोल सकते हैं, तो भाई ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके कुर्सी पर बैठनी है,
अनुमति से कुर्सी पर बैठनी है, सीधे जाकर के नहीं, या इतना भी नहीं झुकना है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि कमरे के अंदर ही प्रवेश करने के लिए अनुमति मांगते हैं तो बहुत ज़्यादा झुक गए। तो बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है, हल्का सा झुकना है, और कुर्सी पर सीधा बैठना है, और प्रवेश करते समय हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पूरे साक्षात्कार के दौरान अपना आई कांटेक्ट बनाए रखें। ये आपके प्रेशर मैनेजमेंट को दिखाता है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। विपरीत स्थितियों में भी आप स्वयं को कितना संतुलित रख पाते हैं, ये वो दर्शाता है आपके आई कांटेक्ट से। यदि किसी सवाल का जवाब नहीं आया तो ऐसे आंख बचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं आ रहा है तो मुझे इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, मैं आगे इसे जानने का प्रयास करूंगा या करूंगी। स्वयं को एक छात्र के रूप में ही प्रस्तुत करें, निर्धारित तिथि पर समय से पहुंचे। ठीक है, आपकी जो कुछ यदि उपलब्धियां हैं, जैसे आपने कोई अनुवाद का कार्य किया है, या अनुवाद में आपने कोई डिप्लोमा किया है, या आपने कोई रचना की है, या आपकी कोई रचना समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, तो अपनी उपलब्धि, हाँ, इंटरव्यू से पहले फॉर्म दिया जाता है, इंटरव्यू से पहले नहीं, वो वेबसाइट पर पहले से फॉर्म मौजूद है, उस फॉर्म को भरना होता है। बहुत सारे बच्चे उसको अंतिम समय तक भरते रहते हैं, तो वो काम ना करें। अटेस्टेशन फॉर्म वेबसाइट पर दी हुई है, उसे डाउनलोड करना है, 4 पन्ने की है। 1 2 3 4, हाँ, चार, 4 पन्ने की है। उसको आप अच्छे से अटेस्टेशन फॉर्म को देख लें, अच्छे से उसको भरें, और पहले से भर करके रखें तो ज़्यादा, आप जिसको डीएएफ भी कहते हैं, ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म। और आप जो जानते हैं उस जानकारी को आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये जो है मायने रखता है। एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं, जॉब चार्ट जरूर आप देख लें, जो कि ईएसआईसी और ईपीएफओ के वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है, कि एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का क्या दायित्व है। ठीक है, वो जो है जरूर आप देख लेंगे। जो जवाब नहीं आता है उसके लिए बेशक क्षमा मांगे, अल्प ज्ञान से उत्तर देने की कोशिश न करें। ठीक है, और यदि तुक्का लगाना भी है तो अनुमति से तुक्का लगाना है। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में आपको लग रहा है कि ये 50% ये हो सकता है, जैसे कि आपको पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है हिंदी में पहला, मतलब हिंदी आधिकारिक भाषा है, ये कितवें स्थान पर है, मतलब 7वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। तो मान लीजिए आपको डाउट लग रहा है कि 7वें स्थान पर है या 8वें स्थान पर है, तो उस स्थिति में आप अनुमति मांगे कि यदि महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसके बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहूँगी। मैं इसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ। ठीक है, तो वो कहेंगे ठीक है, तब आप कहिए कि जो है 7वें स्थान पर है। तो वहाँ ये होता है कि वो जवाब आपका गलत भी यदि होता है तो आपके अंक नहीं कटते हैं। ठीक है, जो नहीं आता है उसके लिए नर्वस नहीं होना है। ठीक है, क्यों नर्वस नहीं होना है? नर्वस हुए तो आपको जो जवाब आते हैं वो जवाब भी आप भूल जाएंगे। ऐसा भी हो जाता है कि वो प्रेशर मैनेजमेंट ऐसी स्थिति होती है कि आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम भी आप भूल जाएंगे। अभी आपको हम कहें कि आप भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी नाम भूल जाएंगे, बोले सर मजाक करते हैं, क्या मजाक करते हैं, कैसे हम भूलेंगे? लेकिन वो जो स्थिति होगी, वो जो कमरा होगा, वो जो दबाव होगा, उस दबाव में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, और जो जिस चीज़ों के बारे में आप बहुत तरह आश्वस्त हैं कि नहीं, मैं जानता हूँ, जानती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ भी आप भूल जाएंगे। तो ये जो छद्म साक्षात्कार है, इसका उद्देश्य भी यही है कि आप प्रेशर मैनेजमेंट सीखें, और दबाव में भी खुद को कैसे सरल सहज रख पाएँ, उसकी ही तैयारी के लिए जो है हाँ, ये देखिए सवाल पूछा गया है। हाँ, ये सवाल है,
एक मिनट सर, इंटरव्यू में हिंदी के आम बोलचाल वाले शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या शुद्ध परिष्कृत प्रशासनिक शब्दों का ही प्रयोग करना उचित होगा? देखिए, अब इसमें क्या है कि ये व्यक्तिगत हो जाती है चीजें इस मामले में, कि उस यदि आपके पास प्रशासनिक शब्दों के पर पकड़ है, ठीक है, अच्छी है, तो आप बोले, ठीक है। लेकिन यदि उस पर पकड़ नहीं है तो सामान्य सरल सहज जो हिंदी हम बोलते हैं, जो उर्दू मिश्रित हिंदी है, वो भी आप आसानी से बोले। एक दो अंग्रेजी के शब्द भी आए तो झिझके नहीं, क्योंकि वो सरलता सहजता को, जहां आपको शब्द के अर्थ पूछे जाते हैं तो वहां आपको सजग रहने की आवश्यकता है। कि मान लीजिए एक शब्द है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोज बैलेंस का शब्द का अर्थ बताइए, तो वहाँ जो आप जो भी कहें, अर्थशेष कहें, तो वो जो भी शब्द का व्यवहार करेंगे तो वहाँ पर प्रशासनिक शब्दावली का ध्यान रखें। सामान्य बोलचाल में जैसे मेरी कोई स्थिति ऐसी है कि मैं सामान्य रूप से ही इस तरह के शब्दों का व्यवहार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब साक्षात्कार है या कुछ ऐसी स्थिति है तो ही हम ऐसी हिंदी का व्यवहार मैं कर रहा हूँ। मैं सामान्य रूप से भी ऐसी ही हिंदी बोलता हूँ। तो अपनी सरलता में, अपनी सहजता में रहें। एक छात्र के रूप में आप ये समझें कि आपके विभाग के विभागाध्यक्ष से आप जिस लहजे में बात करेंगे, जिस हाँ, अंग्रेजी के शब्द भी देखिए धड़ल्ले से यूज मत कीजिए अंग्रेजी के शब्द, लेकिन जहाँ जहाँ पर कुछ, जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ अंग्रेजी का व्यवहार अपरिहार्य हो जाता है, जैसे कि टर्मिनोलॉजी शब्द ही है तो या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, तो वहाँ पर तकनीकी शब्दावली कहना थोड़ा सा भारी जैसा लगता है। तो टर्मिनोलॉजी शब्द का भी आप व्यवहार करेंगे तो वो उसमें मैं समझता हूँ कि वो गलत नहीं होगा। हाँ, कुछ रूढ़िवादी जो होंगे उनको लगेगा कि नहीं नहीं, आप हिंदी में साक्षात्कार दे रहे हैं, आपसे ऐसे शब्द जो है अपेक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है। हमको आप जिस भाषा में सरल हैं, सहज हैं, स्वाभाविक हैं, उसी भाषा का व्यवहार करें तो आपका साक्षात्कार एक अच्छी दिशा की ओर जाएगा, क्योंकि वो आपके प्रेशर मैनेजमेंट, वो आपके ज्ञान पर महोदय इंटरव्यू की भाषा हिंदी या इंग्लिश कैसे डिसाइड करें, शुरुआत में ही बताना पड़ेगा। देखिए, ये राजभाषा की, चूंकि ये साक्षात्कार राजभाषा में है तो आप का साक्षात्कार 90% से अधिक समय तक हिंदी में गुजरेगा। लेकिन ऐसी स्थिति का यदि सामना करना पड़ता है जहां आपसे अंग्रेजी में सवाल पूछा जाता है तो भी आप हिंदी में ही जवाब दें। ये मेरे अपने विचार हैं, ठीक है। आपको लगता है, क्योंकि ये देखिए, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का साक्षात्कार नहीं है, ठीक है। आप इस साथ होगा, हाँ, इसे अनुवाद ज्ञान कार्य किया जाएगा। यदि कुछ ऐसा हो कि बहुत ज्यादा दबाव कि इस विषय में पाएंगे, मेरी थोड़ी सी आवाज फंस रही। मैं समझ रहा हूँ कि नेटवर्क का इश्यू है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट, फ्लो सही चल रहा था, बस थोड़ा सा अभी 30 सेकंड पहले से आवाज फंसना शुरू हुआ। तो
देखो आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब शुरू हो, अब ठीक है। अब ठीक है। यहाँ जी कह जी रहे थे आवाज, अच्छा उस वक्त आवाज नहीं आ रही। तो जी जो जी। ये प्रश्न, जो ये पाठ्यक्रम, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए जो पाठ्यक्रम, ये तो कॉमन पाठ्यक्रम की तरह है सहायक निदेशक राजभाषा के लिए भी। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि जो फ्रेजल वर्ब हैं और जो प्रशासनिक शब्दावली के जो कार्यालयीन व्यवहार में आने वाले शब्द हैं, साथ ही साथ जो विदेशी अभिव्यक्ति देख लें, हाँ, वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम में जो हिंदी पुरस्कार, हिंदी भाषा, प्रमुख साहित्यकारों की रचना, शब्दावली आयोग, राजभाषा आयोग, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर जो सूचना है, मेरी बात आप ध्यान से समझें, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर जो सूचना उपलब्ध हैं वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। इसमें कोई जो है कोई छूट की व्यवस्था नहीं है कि मान लीजिए कंठस्थ 2.0 है, कंठस्थ 2.0 का ई ऑफिस के साथ इंटीग्रेशन हुआ है पुणे में, और जो भी लीला प्रबोध प्रवीण प्राग्ञ वगैरह को लेकर जो भी सामग्रियां उपलब्ध हैं या जो महाशब्दकोश है, तो सब रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर क्या सामग्री है मोटे तौर पर वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं आप लोगों से सवाल आमंत्रित करता हूं कि आप लोग पूछिए, क्योंकि मैं अब बोलूंगा तो बोलते ही रहूंगा। आप लोग प्रश्न लिखते जाएं, मैं वह प्रश्न झा जी को बोल के पूछता जाता हूँ। प्रश्न है झा सर कि यदि इंग्लिश वाले प्रश्न का उत्तर हिंदी में दिया तो कहीं नंबर तो नहीं कटेंगे ना? मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं हिंदी भाषा में उत्तर देने में सहज महसूस करता हूँ। आप म्यूट हो गए। अच्छा, ये व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। आप अनुवाद अधिकारी के तौर पर आपका दायित्व हिंदी का कार्यान्वयन है। ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी भी अनुवाद आपको करनी है, हिंदी से अंग्रेजी भी अनुवाद करना है आपको, लेकिन अनुवाद अधिकारी का प्रभावी कार्यान्वयन आपका। और यदि आप अपनी भाषा में अपना उत्तर दे करके गौरव बोध बोर्ड को यह नहीं दर्शा पाते हैं तो ये आपकी कमी है। और भाषा का ज्ञान आपके पास और किसी साक्षात्कार में लिए जाने वाले अभ्यर्थियों से आपके भाषा का ज्ञान अच्छा है। बोर्ड इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि अन्य परीक्षाओं में भी हिंदी अंग्रेजी दोनों विषयों का अध्ययन किया हो ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे उम्मीदवार आयोग को नहीं मिलते हैं। तो आयोग आपके ज्ञान को लेकर आश्वस्त है, लेकिन आप अपने भाषा के ज्ञान को लेकर के और भाषा के में स्वयं को किस तरह रूपायित करते हैं, स्वयं को किस तरह बोर्ड के सामने रखते हैं, वो मायने रखता है। तो डरने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, एकदम मतलब वो ही आपके मतलब आपके कॉन्फिडेंस की परीक्षा है, आपका आत्मबल कितना है उसी से जांचा जाएगा, उसी से पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो आराम से हिंदी में जवाब दें। कोई कौन से प्रमाण अगला पत्र ले प्रश्न। जाने वाले? हाँ जी, बोलिए।
अगला प्रश्न है कि सामान्य अध्ययन या करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया आपने, और इस सवाल का जवाब ये है कि पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई परिपाटी नहीं है कि यही पूछेगा और बाद में आप अभिषेक जी को कहेंगे सर हमको तो सब पूछबे नहीं किया जो आप बोले थे। तो हम लोगों से पूछ करके कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। देखिए, आपका जो जीवन वृत्त है, आपके जो बायोडाटा है, वो मैंने कहा वो संयोजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक है आपके और बोर्ड के बीच में। तो सवाल शुरू तो वहीं से होंगे। अब यदि आपके ऊपर है कि आप बोर्ड को अपनी ओर मोड़ते हैं या बोर्ड आपको अपनी ओर मोड़ता है। अब कहेंगे ये सर क्या ट्रिकी बात कह रहे हैं। ट्रिकी बात ये कह रहे हैं कि यदि आप कहीं पर अपनी उपलब्धियों के बारे में स्पेस मिले और वहीं पर आप बता दें, तो आपका साक्षात्कार उस ओर मुड़ जाएगा, आपकी उपलब्धियों की ओर। लेकिन आप सोचते ही रह गए कि बोलेंगे बोलेंगे, अरे बोलेंगे तो कहीं नंबर मिलेगा कि कट जाएगा, कट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपके दिमाग में ये सब चल रहा है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। पूरे अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत करें और समझें कि भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, कोई झूठ वूठ नहीं बोलना है, कोई लफा शूटिंग नहीं करना है। अरे सामने देव बैठे हैं और आप जो है पूजा अर्चना के लिए बैठे हैं, बिल्कुल समर्पण के भाव से सत्य वचन अच्छा होगा ही, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है कि क्या इंटरव्यू में बायोडाटा या रिज्यूम बना करके ले जाना होता है? नहीं, बायोडाटा रिज्यूम आपको अपनी अपनी कोई परिपाटी नहीं है कि अपने से लेके जाना है। आप आपको जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म या जो साक्षांकन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसी को भर के ले जाना है। और उसमें एक जगह होती है, उसमें फोटो का आकार बहुत बड़ा होता है, उसमें लिखा होता है कि 5x4 या 5x6, तो बहुत बड़ा फोटो होता है। तो उतना बड़ा फोटो नहीं, आप पासपोर्ट से हल्का सा बड़े साइज का फोटो लेके जाए, अतिरिक्त अपने साथ लेके जाए। और 10वीं से लेकर के स्नातकोत्तर तक का जो है आपको अंक पत्र और जो प्रमाण पत्र है वो तो ले ही जाने हैं, क्योंकि वो आपके प्रमाण पत्र की मिलान करेंगे। तो वो उसमें लिखा भी होता है कि इसके साथ आपको ये सब लेकर के आना है, तो वो लेकर के वहीं से जाना है। और खुद से कोई खुद से कुछ बना करके खुद से ले जाने वाली चीज एक ही है। आपकी जो स्वरचित कोई रचना है, आपकी जो कोई लेख आलेख कहीं प्रकाशित हुआ है, तो उन कतरनों को, उन चीजों को आप व्यवस्थित ढंग से उसको रख ले, ताकि उसे प्रस्तुत करने में आसानी हो। और वही केवल आप अपने साथ मतलब अंततोगत्वा साक्षात्कार बोर्ड के सामने अपने हाथ में ले जा सकते हैं या ले जा सकती है। एक प्रश्न तुषार जी का है कि सर दरभंगा मधुबनी वाले से मैथिली लिटरेचर से भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल, अष्टम अनुसूची की भाषा मैथिली है। और जैसे मुझसे भी पूछा गया, मुझसे नागार्जुन जी के बारे में, यात्री जी के बारे में पूछा गया, उसके बाद मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में स्थान देने से क्या परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है। तो स्वाभाविक ही है, एक नैसर्गिक प्रश्न है। अब भोजपुरी जिनकी भाषा है, उनके लिए भी प्रश्न बनता है कि भाई भिखारी ठाकुर, तो उनके लिए हमेशा जो है पहला सवाल तैयार होता है। और भोजपुरी साहित्य में योगदान देने वाले लोग कम हैं, लेकिन जो हैं वो तो महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं। तो आपकी जो बोली है, आपकी जो मातृभाषा है, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी, विशेषज्ञ जानकारी न हो तो सामान्य जानकारी तो अपेक्षित है ही। और आपसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि आप वो जानकारी रखें और उसे बताएं। साथ ही साथ आप किसी भी क्षेत्र विशेष के हों, वहाँ पर कोई हिंदी के साहित्यकार यदि उसके आसपास के इलाके से भी हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हाल ही में वहाँ से पद्मश्री मिला है पिछले 2-3-4 सालों में, ये वो चाहे कला के क्षेत्र में मिला हो या संगीत के क्षेत्र में मिला हो या
साहित्य के क्षेत्र में मिला हो, किसी क्षेत्र में मिला हो, यदि पद्मश्री वगैरह मिला है तो वो व्यक्ति सब भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और है कि अगर इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स हुआ है तो उसके आंसर हिंदी में देना भी उचित रहेगा या इंग्लिश में देना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बोर्ड आपसे जो मतलब सवाल करती है, बोर्ड आपसे सवाल हिंदी में ही करेगी, बोर्ड आपसे सवाल अंग्रेजी में नहीं करेगी, ठीक है। अब आप अंग्रेजी में कितने सहज हैं, सरल हैं, वो मायने रखता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये पद अनुवाद अधिकारी का है, तो जवाब आपका हिंदी में ही होना ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए यहाँ भाषा के परीक्षण की बात नहीं है, यहाँ व्यक्तित्व के परीक्षण की बात है। आपके भाषाई ज्ञान का के परीक्षण का स्तर आपने लिखित परीक्षा में पूरा कर लिया है कि आपको विषय की एक अच्छी जानकारी है, तभी आपका चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है, ठीक है। अब ये भाषा जो है वो पद के अनुसार हो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपसे भी अपेक्षित है, क्योंकि आपने भी स्नातक स्तर तक हिंदी पढ़ी है, तो ऐश्वर्या जी का प्रश्न है कि मौलिक रचना या पुस्तक के साथ थीसिस वगैरह है तो क्या उसे भी लेकर के जा सकते हैं? जा सकते हैं, जा सकते हैं। खीरम जी का प्रश्न है कि इंटरव्यू को एक ही शहर में होगा क्या? हाँ, इंटरव्यू केवल दिल्ली में होता है, यूपीएससी के बिल्डिंग में। इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड भी एक दिन के लिए एक ही होता है। हो सकता है कि ज्यादा कैंडिडेट हो तो एक से अधिक बोर्ड हो जाए। तुषार जी कह रहे हैं ड्रेस कोड पे प्रकाश डालें। ड्रेस कोड पर तो अभिषेक जी बढ़िया प्रकाश डालेंगे। मैं बस यही कहूँगा कि आपका जो भी ड्रेस हो, आप उसको जो है ना 2-3 दिन पहले उसको पहन लीजिए, उसमें स्वयं को सहज महसूस करवा लीजिए। नवका कपड़ा पहन के यदि चल जाइएगा तो सारा ध्यान कपड़े पर रह जाएगा कि अरे यार ये इसका इस्त्री ऐसे हो रहा है, तो और आप सहज नहीं हो पाएंगे। मतलब कपड़ा जो है ना, 2-3 बार कपड़ा पहना हुआ रहेगा तो आप मतलब कंफर्टेबल होंगे। हाँ, पहना हुआ कपड़ा है तो थोड़ा शरीर को भी पता होता है कि हाँ यहाँ ऐसे है, यहाँ थोड़ा ऐसे है। तो क्या विषय ये गलत, ये ठीक बात कह रहे हैं ना? नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसको 3-4 दिन पहले चपेट के बेड के नीचे रख दें ताकि नहीं नहीं स्त्री वो बढ़िया हो जाए। नहीं नहीं स्त्री ठीक है, वो स्त्री मैं ये कह रहा हूँ ना कि उस कपड़े में कैसे कंफर्टेबल रहते हैं आप। मान लीजिए नया कपड़ा आप सिलवा लिए, सीधे नया कपड़ा उस दिन पहन लिए, आप पहुंच गए तो आप सहज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए 1-2 बार, ज्यादा नहीं, अब वो गंदे ना हो जाए। देखिए, इस मामले में मेरा तो कहना बस ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि आप लोग प्रयास करें फॉर्मल ड्रेस पहनने के लिए। फॉर्मल ड्रेस का मतलब हो गया कि लाइट कलर की शर्ट पहने और साथ में डार्क कलर की पैंट, शूज, फॉर्मल शूज रखें और बेल्ट वगैरह बढ़िया तरीके से। टाई यदि आप लगाना चाहते हो टाई लगा सकते हैं, चाहे तो आप सूट भी डाल सकते हैं, मतलब ब्लेजर भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि मौसम भी, जब आपका इंटरव्यू होगा तो जाड़े का समय होगा, लगभग नवंबर या दिसंबर में आपका इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू की संभावना है, तो उस समय जाड़ा रहेगा, तो उस समय आप सूट आसानी से डाल सकते हैं, वो ठीक रहेगा। दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, पैंट शर्ट से काम चल जाएगा। अगर आपका काम चल जाता है दिल्ली में नवंबर दिसंबर में पैंट शर्ट से तो ठीक है, टाई लगा लीजिए उसके ऊपर। नहीं तो यदि आप सूट पहन सकते हैं तो सूट भी पहन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं, मेरा ये मानना है कि आप सहज रहें, ऐसा कपड़ा पहने। मान लीजिए कि अभिषेक जी कोट पहनते हैं तो अभिषेक जी को आराम से मतलब हो जाता है, हमारा जो है कोट वाला हिसाब नहीं है। तो क्या है ना कि जो सही है वो बताना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल सही सबको राजी, ऐसा लेकिन लगेगा। इसमें, हाँ, हाँ। इसमें एक समस्या है, जो मुझे समझ में आ रही है कि अगर नवंबर या दिसंबर माह में इंटरव्यू हुआ तो जो हम्म, जैकेट, जैसे आप हाफ जैकेट पहन के चले गए या वो जो भारी वाले बंदी। आजकल जैकेट आते हैं, तो हाँ, थोड़ा सा बंदी। बहुत कैजुअल
की कैटेगरी में आ जाएगा। और एकदम से नवंबर दिसंबर में आप एक शर्ट पहन के चले गए तो झाजी क्या कहना है आपका? मेरे ख्याल से वो ठंड में, मौसम के हाँ हिसाब वो से भी कपड़े पहनने तो चाहिए। ठीक है जो जी बिल्कुल। जी जी। तो अगर आप को लगता है कि नहीं मुझे सूट नहीं पहनना है, तो आप एक अच्छा सा डिसेंट सा हाफ स्वेटर रखें, अंदर इनर डाल लें, ऊपर से प्लेन शर्ट पहन लें, टाई लगा लें, और ऊपर से एक हाफ शर्ट लगा, हाफ स्वेटर है ना, प्लेन, वो भी ऐसा हैंकी पैंकी वाला नहीं, प्लेन हाफ स्वेटर डाल लें। हाँ, ये और अभिषेक जी, बेल्ट जी बेल्ट अलाउ करता है या बेल्ट? बेल्ट तो शायद अलाउ करता है ना। हाँ हाँ, बेल्ट दूसरा, अलाउ करता है। पर्स वगैरह कुछ नहीं ले जाना, सॉरी मेरे हाँ, से पर्स गलती वगैरह क्या हो अपने गई। बैग में डाल के जाना। हाँ, पर्स वगैरह और ऐसा कुछ भी, कलम वगैरह कुछ अंदर नहीं जाता है। बेल्ट, जी सॉरी, बेल्ट अलाउ है, बेल्ट आप जो है, जी। हाँ चेक वगैरह करते हैं वो लोग, लेकिन तो जिन लोगों को जो ब्लेजर डाल सकते हो ब्लेजर डाले, ब्लेजर नहीं डाल सकते शर्ट के ऊपर हाफ स्वेटर और टाई आप डाल सकते हैं। लड़कियां वैसे ही जो फॉर्मल की कैटेगरी में साड़ी डाल सकते हैं, साड़ी के ऊपर अपना जो भी एक फॉर्मल कार्डिगन या स्वेटर, क्योंकि सर्दी का समय रहेगा। और या फिर सूट पहन सकते हैं, दोनों ही साड़ी और सूट दोनों ही फॉर्मल की श्रेणी में आता है, जिसमें आप जैसे झाजी ने कहा कि इसमें आप सहज महसूस करते हैं, आप कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि आपने कभी साड़ी ना पहना और पहली बार वहां साड़ी पहन लें और आपका पूरा ध्यान साड़ी पे ही हो, इंटरव्यू से ध्यान आपका हट जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमरन जी एक सवाल बार बार कर रही है झाजी की, अगर मैंने इंग्लिश में एमए किया है और मुझसे हिंदी में सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश में सवाल पूछे जाए, उसका जवाब मैंने हिंदी में दिया, तो क्या इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक। कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, असल में क्या है ना, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके भाषा ज्ञान का परीक्षण नहीं है। आपको के अंदर कितना आत्मविश्वास है, आप कितना चीजों को सरल सहज ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं या कर सकती हैं, वो मायने रखता है। यहाँ ये कपड़ा पहन के, खूब बढ़िया कपड़ा पहन के जाएंगे, हमारा हो जाएगा तो बढ़िया है भाई, तो बढ़िया कपड़े सब पहन लेगा आदमी, ठीक है। और मान लीजिए भाषा भाषा में मान लीजिए पूरी परिनिष्ठित खरी बोली हम प्रयोग करने लगे और ऐसी करने लगे कि आधा समझ में ही ना आए, तो वो भी तो ठीक नहीं है। कहने का ये तात्पर्य है कि हिंदी या अंग्रेजी उसकी पात्रता में है पद, लेकिन ये हिंदी का ही है, अनुवाद अधिकारी का पद हिंदी का ही है। 75% से 80% आपका काम जो है हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन है। तो अंग्रेजी साहित्य के छात्र होने के बावजूद भी हिंदी का ही झंडा गाड़ना आपका काम है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बार बार हिंदी पर फोकस कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। एक अच्छा प्रश्न है दीपेश जी का कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड यदि कोई शब्द या फिर कोई वाक्य पूछ लिया जाए, उसमें कोई ऐसा शब्द हो जिसका अनुवाद हमें नहीं पता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना ज्यादा उचित रहेगा? जो अनुवाद नहीं पता है उसमें तो अंत में यही करते हैं ना कि मान लीजिए लिप्यंतरण करें, या वहाँ पर बताएं कि मुझे इस शब्द की जानकारी नहीं है, और अपना जो अनुवाद जिस होता है वो प्रस्तुत करें। ये विशेषज्ञ अभिषेक जी हैं अनुवाद के ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि सबसे पहले तो आप अगर सीधा एक शब्द पूछ लिया जाता है, मान लीजिए आपसे, जैसे मैंने कल पूछा था खेल, खेल का आप अंग्रेजी बताइए, खेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो गेम भी होता है, स्पोर्ट्स भी होता है, तो आप क्या कहेंगे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से? तो एक तो ये है। दूसरा, यदि वाक्य पूछ लिया जाता है मान लीजिए आपसे, और उस पूरे वाक्य का कोई एक शब्द आप नहीं जानते हैं, तो आप उस वाक्य से अंदाजा लगाने का प्रयास करें कि उसका निकटतम पर्यायवाची क्या होगा हिंदी में, अगर इंग्लिश का पूछा जाता है तो, या फिर वाइस वर्सा, तो आप वह बताने का प्रयास करें। यदि बिल्कुल भी आपको नहीं पता है, आपको लग रहा है कि नहीं 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 एकदम ही कहीं भी मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप मना भी कर सकते हैं कि माफ कीजिएगा महोदय, मैंने हर शब्द नहीं सुना है, अ, अ, ऐसे करके आप मना कर सकते हैं। मतलब पर ऐसा नहीं है कि आपने कभी नहीं सुना हो और आपको उसका भाव बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी चूंकि कुछ बोलना है करके कुछ भी बोल दें, और पता लगे जो उसका अनुवाद होना चाहिए आप बिल्कुल उसके विपरीत कुछ बोल और आपने कुछ बता दिया, तो फिर वह मेरे ख्याल से वह नकारात्मक प्रभाव डालेगा आपके साक्षात्कार।
ठीक है, एक प्रश्न और है, डीवी इंटरव्यू के दिन ही होगा। देखिए, इंटरव्यू के दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, उसकी सूची आपको मिल जाएगी। उस सूची के अनुसार आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो एक अटेस्टेशन फॉर्म की बात करी झा जी ने, वो अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी के वेबसाइट पे अभी भी मौजूद है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसे भर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। सर, मेरी रचना जिस न्यूज़पेपर और बुक में पब्लिश हुई है वो बुक लेकर जाना होगा या सिर्फ अपनी रचना वाले पेज का जीरोक्स? ये आपकी इच्छा है, आप चाहे जैसे ले सकते हैं। आप अपने रचना भी ले जा सकती हैं, अगर आपके पास मूल रूप में वह उपलब्ध है तो उसे भी लेके जाइए, ये कर सकते हैं। देखिए, जो सूचना आपने तब नहीं दी थी फॉर्म भरते वक्त, यदि उस समय वह उपलब्ध नहीं थी और अब उपलब्ध है तो अब दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास में है, जो भी एलिजिबिलिटी, जो भी योग्यता आप रखते हैं, उन सभी की जानकारी देना आयोग को बहुत आवश्यक है। कुछ छुपाए नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय अगर कुछ रह गया कोई प्रॉब्लम नहीं, अब दे दें उसके बारे में जानकारी। वैसे उन लोगों को ज्यादा जो उनका कंसर्न रहेगा वह आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट से, मास्टर्स के सर्टिफिकेट से, आपके पीजीडीटी के सर्टिफिकेट से, या आपका एक्सपीरियंस जो भी आपने क्लेम किया है। तो इन्हीं 3 चीजों को वे पूछेंगे। तो आप अपना मास्टर्स का सर्टिफिकेट दीजिए, उसमें वे देखेंगे कि आपका हिंदी इंग्लिश में है या नहीं, और या आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वह क्या है, और उसके अनुरूप ग्रेजुएशन में है या नहीं। ये दोनों चीजें वो देख लेंगे। फिर आपका पीजीडीटी का सर्टिफिकेट देख लेंगे, डिप्लोमा का, और या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आप दे रहे हैं तो वह देख लेंगे। ये 3 चीजें आप फुलफिल कर रहे हैं तो वे उनके लिए इतना काम हो गया। उसके बाद आप जो दे रहे हैं वो आप अपना प्रोफाइल है या अपना मतलब कि आपके पास क्या क्या योग्यता है, जो अतिरिक्त योग्यता आप बताना चाहते हैं वो आप दे दें। तो आप प्रयास करें कि जो भी आपके पास योग्यता है, जो भी शैक्षणिक योग्यता इत्यादि आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारा आप दे दें, कोई चीज छुपाए ना, ज्यादा बेहतर है। इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लोग जितना मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के मतलब उम्मीदवार सोचते हैं, उतना ज़्यादा कोई संजीदगी वाली बात नहीं है। हम पहले बता दें, अंग्रेजी हिंदी आपने पढ़ी है, वो देखते हैं उनको, वो सबसे प्राइम कंसर्न उनका यही होता है कि अंग्रेजी हिंदी दोनों ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कॉम्बिनेशन है वो आप क्योंकि उसकी वो महत्वपूर्ण अर्हता है, ठीक है। और दूसरा है कि आपके जो अंक हैं, जैसे कि उसमें लिखा है परसेंटेज आपने पीजी में डाला है 65, तो आपका 65 है कि नहीं मार्कशीट में, वो चेक करते हैं। उसके बाद आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो वो जारी होने की तिथि है और उसमें जो अवधि है, ठीक है, मतलब कितने समय का एक्सपीरियंस आपने क्लेम किया था पहले, और अभी जो मतलब उस सर्टिफिकेट में वो उतनी अवधि का वो है या नहीं, ठीक है। तो ये वो देखते हैं। और बाद बाकी जो आपका डीएएफ है, डेफ में जो चीज़ें हैं वो लॉक हो जाती हैं। वही डेफ जो है और आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है वो बोर्ड के हाथ में होता है। 2 चीज़ें बोर्ड के पास होती हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरी थी वो फॉर्म रहती है, और साथ ही साथ ये डीएएफ जो आप देते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो उसी वक्त वो लोग देख लेते हैं और आपका मार्कशीट उसी वक्त दे देते हैं, और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, तो फिर वहीं पर वो समाप्त हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको लेकर के ज़्यादा वर्तमान में कार्य कर रहे विभाग से एनओसी, यूपीएससी में कहीं से एनओसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने विभाग को यदि लिखित में सूचना दे चुकी हैं तो वो सूचना भर की जो छाया प्रति है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपने विभाग को दी है, इंटीमेट जो की है, वो कॉपी अपने पास रखें, वो काफ़ी है। किसी वजह से कुछ छूट गया है, कोई दिक्कत हो गई है, तो आप अंततः साक्षात्कार की सूचना तो कम से कम दे ही दें कि मैं इस विभाग में इस पद के साक्षात्कार के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उसकी भी प्रति जो है वो एक्सेप्टेबल है यूपीएससी के लिए, मतलब एनओसी की कोई बड़ी बाध्यता नहीं। सरोज जी, मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं कि
यूपीएससी जो भी साक्षात्कार लेगी वो दिल्ली में यूपीएससी के कार्यालय नहीं होगा, इससे अतिरिक्त और कहीं साक्षात्कार होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई वर्ड याद है बट उस टाइम भूल जाए तो क्या बोलना सही रहे। देखिए, आप भूल जाए जो सबसे पहली बात, ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई, आज झाजी ने बताई, फिर दोबारा भी हम लोग इस बात को कोट कर रहे हैं कि इंटरव्यू में आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे। आप कुछ भी झूठ, गलत, क्राफ्टेड, फ्रेम्ड कोई बात नहीं बोलेंगे। जो है, अगर आप भूल गए तो बोलिए भूल गया, अगर नहीं पता है तो बोलिए नहीं पता है। इसमें ये पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई आप बताएं, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब ही होता है इनरव्यू। वो आपका इनरव्यू लेना चाहते हैं, उनको आपके नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। दादी ने बता दिया नॉलेज कितना है आपके पास, आपने लिखित परीक्षा में अपना नॉलेज दिखा दिया है उनको। अब वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं कि आप क्या जो बाहर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, या आप जो बाहर से दिख रहे हैं, क्या आप अंदर से भी वही हैं, या आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। बस ये चीजें ही जज करने का माध्यम है इंटरव्यू। ठीक है, तो इसलिए जो सच्चाई है उसे आप व्यक्त करें। एनओसी की बात हाजी ने बता दी। चलिए, प्रश्न लगभग सारे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद झा जी जहाँ तक आपका। जहाँ तक जी। भूलने की बात है तो आप बहुत चीज भूलेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, आप मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि हाँ, अच्छा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, क्योंकि विभाग ईएसआईसी ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का है, तो बोर्ड के सामने जाकर आप श्रम एवं रोजगार मंत्री का नाम भी भूल जाएंगे। तो ऐसा होता है और आप बहुत कुछ भूलेंगे। तो मतलब अपना माइंड मेकअप करना, उस दबाव को झेलने की तैयारी पहले से करना, और स्वयं को अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शित करने के लिए तैयार करना, यही इस जो है कक्षाओं का उद्देश्य है। तो इस आपको, जी। हाँ, तो आपको ये मिल रहा है यहाँ, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आपकी बहुत सारी जो जानकारियाँ जो बहुत सारे लोगों को साक्षात्कार के बाद मिलेंगी, वो जानकारियाँ आपको साक्षात्कार से पहले मिल रही हैं और बहुत अग्रिम मिल रही हैं, बहुत एडवांस में मिल रही हैं। उस हिसाब से आप स्वयं के चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। भाषा पर ध्यान ज़रूर रखें। कई बार हम लोग जो है स्थानीयता के प्रभाव में, भाषा अपनी बोली के प्रभाव में जो है बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो बहुत सारे उच्चारण गत जो है त्रुटियाँ होती हैं। तो उन त्रुटियों से बचने का व्यवहार करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मिनट्स है, कार्यवृत्त जिसको कहते हैं, उसको माइन्यूट बोलते हैं। तो माइन्यूट जो है ना, उनका उनके जबान में चढ़ जाता है कि इसका माइन्यूट्स तो जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी जो है गलतियां ना हो। हाँ, मतलब कुछ गलतियां क्षम्य हैं, कुछ गलतियां अक्षम्य हैं। अक्षम्य गलती जैसे मैंने की कि पंजाबी अष्टम अनुसूची की भाषा नहीं है, तो वो मेरी अक्षम्य गलती थी। ठीक है, तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो ऐसी कोई अक्षम्य गलती ना करें। क्षम्य गलती के लिए स्पेस है, निश्चिंत रहें और सरल रहें, सहज रहें, ईमानदार रहें, और जो आप हैं वैसे ही रहें, वही दिखाने का प्रयास करें। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की, ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। साक्षात्कार से पहले खूब ज़्यादा बतियाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे खूब बतिया रहे हैं, वो सब बतियाने उतियाने से कुछ ना होने वाला है। ठीक है, स्वयं पर ध्यान केंद्रित रखें। ठीक है, और अपना बेस्ट दें, अच्छा ही होगा। और तैयारी में और भी जो पक्ष हैं उनके बारे में अभिषेक जी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। झा जी, इस बात की कितनी संभावना है कि प्रेशर में बच्चे अपना नाम भूल जाएंगे बोर्ड के सामने? बोर्ड ने पूछा आपका नाम नाम क्या, बोला माफ कीजिए नाम महोदय, मैं ध्यान नहीं आ रहा, नाम पता तो करके बताऊंगा। नाम नाम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन नाम का जब संधि विच्छेद पूछ दे कि आपके नाम में कौन सी संधि है, या किसी के जी। नाम में समास है तो आपके नाम में कौन सा समास है, वो उसको जी। अचरज होगा कि अरे मेरे नाम में समास भी है। अरे भाई, कौन सा समास है मेरे नाम में। तो इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आपका जीवन वृत्त, आपके हाँ। और आपके साक्षात्कार के बोर्ड के बीच की संयोजक कड़ी है। उस पर आप ध्यान रखें, उस पर पैनी निगाह रखें। ठीक है, तो आपका साक्षात्कार अच्छी दिशा की ओर जाएगा। और साक्षात्कार में ज़्यादा कुछ करने का आपसे कुछ
ज़्यादा करने का मतलब है नहीं। ठीक है, आपका जो व्यक्तित्व है वही सामने आता है। कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ये कहते हैं, जैसे कि किसी कोई हिचकता है, कोई भी हिचक है, वो अपनी हिचक को छुपाने का प्रयास करता है, तो वो हिचकिचाए तो मतलब मेरा ये कहना है ना कि वो सरल रहे। ठीक है, सरल रहे, उस स्वीकार्य के भाव में रहे, अपनी जो त्रुटियां हैं उसके प्रति भी जो है सकारात्मक यदि हम होंगे तो हम अच्छा करेंगे। देखिए, कोई परफेक्ट है नहीं और किसी से परफेक्ट होने की अपेक्षा भी नहीं की जाती है। यदि प्रेमचंद की पंक्ति है कि यदि मनुष्य में कोई मतलब एक मनुष्य में कोई बुराई ना हो तो वो मनुष्य देवता हो जाता है। ठीक है, तो कोई हम लोग देवता उवता है नहीं, सब मनुष्य हैं, सब में कुछ न कुछ कमी है और वो कमी रहेगी। तो वो ठीक है, अपना जो ये पक्ष है इसको बेहतर करें। धन्यवाद। चलिए, राजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय, इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया और बहुत सारी ऐसी बातें हमारे साथ साझा की जो जिन बातों को जान करके आगे चल के बहुत फायदा सभी को होने वाला है। जितने भी लोग आज इस पटल से जुड़े हुए हैं सभी लोग लगातार निरंतर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते रहें। हम लोग अपने इस पटल के माध्यम से प्रतिदिन इंटरव्यू को लेकर के लगातार हमारी तैयारी चल रही है। प्रतिदिन हमारे लाइव सेशन चल रहे हैं, प्रतिदिन हम इससे संबंधित कंटेंट इत्यादि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें, लगातार हम इसकी सूचना भी आप लोगों को दे रहे हैं कि आप डेली के सेशन में भी आ सकते हैं, मॉर्निंग के सेशन में। और मॉर्निंग के सेशन में बढ़िया एक चर्चा हमारी प्रतिदिन चलती है। इस चर्चा में शामिल होकर के आप बढ़िया तरीके से बोलने का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी सारी बातें अभी झा जी ने बताई वो सारी बातें आप पढ़ के समझ तो लेंगे, ध्यान में भी रख लेंगे, लेकिन जब तक आप इसे बोलने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक शायद यह, क्योंकि इंटरव्यू बोलने का विषय है ना। बोलने की कला से ही आप वहां पे वो सारी चीजों को दिखा सकते हैं जो इंटरव्यू बोर्ड देखना चाहता है या जानना चाहता है। जैसे झा जी ने भी पहले उनसे एक बार ऐसे चर्चा हुई थी, उन्होंने बात कही थी कि जो जितना अच्छा बोलेगा, तो जितना सही सटीक बोलेगा, वो उतने अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में लेकर के जाएगा। और ये जो चीज है, ये बोलने वाली जो बात है, ये एक दिन में नहीं होगी, एक घंटे में नहीं होगी, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तो उसके लिए एक तो तरीका जो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कि आप आईने के सामने बोले, वह तो है ही। साथ में हम लोग जो डेली मॉर्निंग में सेशन कर रहे हैं उसमें भी प्रतिदिन आप जब लगभग 50, 60, 70 लोगों के सामने जब आप कोई बात बोलते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जब आपको पता है कि कल मुझे 60-70 लोगों के सामने मेरे इस प्रश्न का जवाब देना है, तो आप उसकी बढ़िया तैयारी करते हैं। और आप जब तैयारी करते हैं एक प्रश्न का, तो उसके साथ कई सारे उससे जुड़े हुए प्रश्नों की तैयारी भी आपकी अपने आप हो जाती है। तो जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतना आप उस प्रश्न का जवाब देने में सहज होते जाएंगे, आपकी भाषा उतनी परिष्कृत होती जाएगी, शब्दों के चयन में आप उतने मतलब आपका निखार आता चला जाएगा कि कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से शब्द कहाँ पर प्रयोग करने हैं। तो जब इस तरीके से लगातार हम 60 दिन इस अभ्यास को करेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने हम बिल्कुल सहज और जिस तरीके से हम अपने आप को वहां पे प्रस्तुत करना चाहते हैं हम प्रस्तुत कर पाएंगे। तो बहुत बहुत एक धन्यवाद आप सभी का। एक जी अंतिम बात मुझे कहनी थी। अंतिम जी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि आप संभावित प्रश्नों की सूची तैयार करें अपने डेफ को, जी अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख करके। और होता क्या है कि अपने बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। आपकी 1.5 मिनट की तैयारी है, आपने मॉक में बार बार अपने बारे में बताया है 1.5 मिनट में। आपकी मातृभाषा भोजपुरी है, अब भोजपुरी भाषा के बारे में के साहित्यकारों के बारे में बताएं। भोजपुरी भाषा या भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में देने के लिए जो है क्या मांग है, एक स्वाभाविक है, बहुत बड़ी मांग है। तो आपसे जो 25-30 प्रश्नों की, संभावित प्रश्नों की जो सूची आप तैयार करते हैं और इस तरह पटल पर जब आप तैयारी करते हैं, तो जब आपसे वही प्रश्न साक्षात्कार का बोर्ड दोहराता है ना, तब आपका जो जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम, वो अपने आप वो जवाब रिकॉर्ड रहता है, ठक 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 वो बोल देता है। और जब आप पहले जवाब को ही व्यवस्थित ढंग से बोल लेते हैं तो आत्मविश्वास सृजित होता है। ठीक है, और आपका साक्षात्कार सही दिशा की ओर जाता है। तो जो याद की हुई, जो डिस्कस की हुई चीजें हैं, बार बार डिस्कस करने से ये फायदा है कि वह प्रश्न जब आपको पूछा जाता है ना, तो आपका दिमाग इमीडिएटली प्रत्युत्तर देता है और आप सकारात्मक दिशा की ओर आपका साक्षात्कार जाता है। इसलिए यह अभ्यास कि करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान,
रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो यह अभ्यास आपको और ज़्यादा बेहतर बनाएगा और ज़्यादा निखारेगा और आपका सर्वोत्कृष्ट बाहर निकल कर आएगा। यही मेरी आशा आकांक्षा है। और अभिषेक जी का यह अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सर मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा, खास करके झा सर के लिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रिपरेशन के समय हम लोगों का मार्गदर्शन किया। उस समय खास करके जो विश्व हिंदी सम्मेलन की बातें जो आपने ट्रिक वगैरह जो बताई, वो एग्जाम हॉल में हम लोग बहुत याद कर रहे थे उस समय, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन लगातार वो हम लोगों को वहीं से मिले। तो आप जो भी बताते हैं बहुत ही सटीक रहता है और आगे भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर है, ईश्वर, मैं बस क्या बोलते हैं मार्ग का एक मतलब राही के तौर पर हूँ। ठीक है, मुझे यह अवसर मिला राजभाषा हिंदी की सेवा के लिए। जहाँ जो अवसर है मैं उस हर अवसर में अपना सर्वोत्कृष्ट देना चाहता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह अवसर मिला है। और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई उससे आप लोग लाभान्वित हुए। आशा है भविष्य में भी लाभान्वित होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के सेशन को हम यहीं पे फॉलो अप करेंगे। फिर कल सुबह मिलते हैं 7 बजे हम लोग, कल के जो भी हमारे विषय हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर।